नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर ज़रूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर रोड जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन। तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमज़ोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते। तो ये अहम तीन चीज़ें। और चौथी चीज़ ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप, और एक जगह पे 1100 वोट है, माने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स है, आप लीजिए ना। ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सकें। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं जाने की वहां पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है, हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ। जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे आवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है, तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 3 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल की, और ये भी कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, वो हैट्रिक करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनके हौसले बुलंद हो गए, और अभी ऑपोजिशन के पास चेहरा ही नहीं है, तो क्या आप भी समझते हैं सर कि 3 राज्यों के बाद बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और ऑपोजिशन के पास मोदी का जवाब नहीं है? लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े, तो और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी बीजेपी लेकर आई वो फॉर्मिडेबल है, वो मैंने बड़ी मेजॉरिटी है वो। इतने सीट के 140 कुछ के ऊपर लेके है ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है, और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में। तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं है उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है, उसमें 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था, और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम। तो यकीनन इनको, ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये। 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। सर, ये याकूतपुर और नामपल्ली में इतनी कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या सर? नहीं, याकूतपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी, हमसे क्या काम नहीं हुआ है वहां पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे।
यकीनन हमारे लिए एक फ़िक्र की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे और जो भी कमज़ोरियाँ खामियाँ रही उसको इंशाअल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे। मैं याकूत परे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना जो रिजल्ट आया इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। कांग्रेस के पास नंबर तो है लेकिन बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। अगर किसी सूरत हाल में किसी भी पॉसिबिलिटी में, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपका हेल्प मांगते हैं, तो क्या एमआईएम इसके लिए दरवाजे खुले रखेंगे? क्यों मेरे पास क्यों आएंगे भाई? अगर आए सर पॉसिबिलिटी। अरे कहाँ आएंगे भाई मेरे पास? बोले थे सूचना తీసుకుంటా यानी आपसे भी एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो एमआईएम पार्टीज के एमएलए अपना रोल निभाएंगे। हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूतपुरे में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको। दो दे आर कांग्रेस लीडर्स, दोनों कांग्रेस के लीडर, कौन लगता है आपको बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकता है आपकी नजर में, आपके एक्सपीरियंस के अंदाज में? दो लोगों का नाम चर्चा में, रेवंत या भट्टी, ललित चेहरा या रेड्डी चेहरा? नहीं, मेरे को लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं ये लोग। आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठ रही तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या, अरे देखिए ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें। वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या? बलाला नहीं है क्या? माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉरपोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे। काबिलियत की बात करें तो आप, काबिलियत में हम पीछे नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल, पहला सवाल पे जाऊंगा सर, मेरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्या रूलिंग पार्टी के साथ फॉर पीपल्स वेलफेयर यू विल वर्क टुगेदर? नहीं, अब अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, अब आपको कोई बोले हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मुझे को तो नहीं बोले। माइनॉरिटी का चेहरा उनके पास अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है सर, तो अगर आपको अप्रोच करते हैं तो क्या करने के लिए? आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं हम लोग, हमारे को आप मत बांटिए खानों में। Sir, after yesterday's Muslim representations, BJP has become stronger in North India and Central India, and the Congress Party has become stronger, and India Alliance Congress Party has become stronger in the southern states. So, in the coming elections, will it be a North versus South battle in the parliament? No. Don't ever do that. This is what BJP wants. And it is wrong to say that Congress is strong in South. You see, there is only 2% vote difference in Telangana. And in Karnataka, we don't know what will be the result when parliament elections take place. Thirdly, in Tamil Nadu, it is the AIADMK and the DMK who are in power, not Congress party. In Kerala, it is the UDF and the LDF over there. So I don't think so that is the right comparison to make. And then this is North and South. Yes, BJP has won 3 elections in the Hindi heartland, and these are big victories for BJP. Defeating a Congress party in Chhattisgarh and retaining Madhya Pradesh state. And of course Rajasthan, they have every 5 years the government changes. It is a challenge for all of us.
come 2024. And it is a bigger challenge for the parties who are there in that INDI alliance. सर ये 4 स्टेट्स में 636 एमएलएस में रूलिंग पार्टी का एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं इलेक्ट हुआ। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रूलिंग पार्टी से मुराद कौन? बीजेपी और कांग्रेस। कोई भी मुस्लिम एमएलए इलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद हुए ना? नहीं, अच्छा, रूलिंग पार्टी वो तो बीजेपी है। बीजेपी टिकट देती भी नहीं ना। बीजेपी तो टिकट देखिए, बीजेपी का क्लियर कट है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी को इंडियन पॉलिटिक्स से इनविजिबलाइज कर चुके हैं। अरे एक मिनट ठहरिए भाई, बात मत करिए, एक मिनट ठहरो भाई। तो वो लोग इनविजिबलाइज कर चुके हैं, पूरा कोई है ही नहीं। तो बीजेपी का उनके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है यूनियन गवर्नमेंट में। तो बीजेपी का क्लियर कट आइडिया है। अब दूसरे पार्टीज जो है, अब वो भी तो वैसी फॉलो कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं ना। वो भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व बोलिए, हार्ड हिंदुत्व बोलिए। अब कमलनाथ साहब का मध्य प्रदेश स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले। अब आपके ही घर को लॉक पड़ गया, मध्य प्रदेश में आपके घर को लॉक पड़ गया। अब इनको सोचना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में आप बड़े बड़े धर्म संसद कराए, आप कराइए बाप। ये चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये तो है। विंटर सेशन चल रहा है सर पार्लियामेंट का। प्राइम मिनिस्टर ने आज एड्रेस किया मीडिया को, उन्होंने अपील की ऑपोजिशन से कि वो जो 3 राज्यों का खास इशारा कांग्रेस की तरफ था, उनका गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर न निकाले। हम प्रधानमंत्री से ये और बीजेपी से ही बोलेंगे कि पार्लियामेंट में हम जो बहस करना चाह रहे हैं उसको अलाउ करिए। आप दिल बड़ा करिए। आप सिर्फ अपना गवर्नमेंट का एजेंडा लेके मत चलाइए प्लीज। सिर्फ आप अपना एजेंडा लाके करा लेंगे तो अपोजिशन क्या करेंगे? आप डिबेट्स भी तो होनी चाहिए। सरकार को हम क्रिटिसाइज करें, इश्यूज हैं ऐसे कई। तो चाइना पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिबेट कराते पार्लियामेंट में? क्यों डरते प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चाइना से? डिबेट करवाइए ना भाई। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे चाइना कब्जा करके बैठा है। हम चाहेंगे डिबेट हो गाजा में, गाजा के ऊपर जो इजराइल जुल्म कर रहा है। 12,000 लोगों को इजराइल खत्म कर चुका है फलस्तीनों से हमारा पुराना रिश्ता रहा। ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में गाजा के बारे में, चाइना जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और क्या मुद्दे आपको लगता है सर विंटर सेशन में हो सकते हैं? अब बहुत से मुद्दे हैं भाई। अभी तो चुनाव से हम निकले हैं, तो अब तो 1 महीना तो यही इसी में थे। बहुत से ज़ाहिर है हमारे वतन अजीज में बहुत से अवामी मसाइल हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। और लोग पार्लियामेंट तरफ देखते हैं कि भाई क्या ये मेरी तकलीफ को बयान कर रहे हैं, क्या हुकूमत मेरी तकलीफ को समझ रही है।